हेलो गाइज, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि बजट लाइन क्या होती है, उस पे इनकम का और प्राइस चेंज होने का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। आज अपने बात करेंगे अनधिमान विश्लेषण की या तटस्थता विश्लेषण की, जिसका एक और नाम भी बोल सकते हो आप, उदासीनता विश्लेषण। ये विश्लेषण है क्या, इसमें अपने क्या क्या देखेंगे। तटस्थता, उदासीनता या अनधिमान, इसका मतलब उपभोक्ता जब उपभोग करेगा तब उसे दो वस्तुओं से अलग अलग संतुष्टि प्राप्त होगी, लेकिन जब वो एक वस्तु की मात्रा में कमी या वृद्धि करता है तो दूसरी वस्तु की मात्रा में परिवर्तन करना ही करना पड़ेगा। ये बात मैंने पहले बताई थी। तो ऐसा करने के बाद यदि उपभोक्ता की कुल संतुष्टि उतनी रहे, जैसे कि मान लो वो दो वस्तुओं की मात्राएं खरीद रहा था, पेन और पेंसिल खरीद रहा था, 5 क्वांटिटी पेन की थी, 10 क्वांटिटी पेंसिल की थी। उसने क्या किया, पेन की एक क्वांटिटी बढ़ा दी, 5 से बढ़ाकर 6 कर दी, और पेंसिल की क्वांटिटी उसके लिए 2 कम करनी पड़ गई, मान लो 8 हो गई। तो पहले जो उसे संतुष्टि मिल रही थी दोनों से मिलाकर, अब भी उसे अगर उतनी ही संतुष्टि मिल रही है, तो इस प्रकार का जो विश्लेषण करेंगे, मतलब अगर उपभोक्ता की कुल संतुष्टि में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा एक वस्तु की मात्रा बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी करने से, तो उसे उस विश्लेषण को अपने क्या कहेंगे, अनधिमान विश्लेषण या तटस्थता विश्लेषण या उदासीनता विश्लेषण। इसका सबसे पहला पार्ट क्या है, इसका सबसे पहला पार्ट है अनधिमान या उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र। अब देखेंगे कि ये वक्र क्या होता है। इसके लिए आपको एक टेबल से पहले समझना पड़ेगा कि उपभोक्ता उपभोग करेगा, कैसे त्याग करेगा, कैसे उसकी कुल संतुष्टि पर उसका प्रभाव पड़ेगा। वो बात समझनी आपको जरूरी है, तब पता चलेगा कि अनधिमान वक्र क्या होता है। तो मैं क्या करता हूँ गाइज, एक टेबल बनाता हूँ जिसमें मैं क्या लेता हूँ, एक तो पहली वस्तु की मात्रा ले लेता हूँ, एक दूसरी वस्तु की मात्रा ले लेता हूँ, और एक मैं ये लेता हूँ कि दोनों वस्तुओं की कुल मात्रा से जो उसे संतुष्टि मिल रही है वो संतुष्टि लेता हूँ। और मैं इसमें क्या करूँगा, एक बार जो टोटल यूटिलिटी है, टोटल सेटिस्फेक्शन है, उसको यूटिल्स में शो करूँगा। जैसे कि मैं एज्यूम कर लिया मैंने कि उपभोक्ता क्या कर रहा था, पहली वस्तु की एक मात्रा खरीद रहा था, तब दूसरी वस्तु की मान लो वो 20 मात्रा खरीद रहा था और उससे उसको संतुष्टि मिल रही थी, जैसे कि 10 यूटिल। कितने यूटिल से, 10 यूटिल सेटिस्फेक्शन उसे दोनों वस्तुओं की मात्रा से। इसका मतलब 20 इसकी मात्रा और 1 इसकी मात्रा, दोनों की मात्राओं से उसे कितनी संतुष्टि मिल रही है, 10 यूटिल से सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ये मैं एज्यूम करके चलता हूँ। अब देखो आगे, मैंने एक बात बोली थी कि अगर उसे एक वस्तु की कुछ मात्रा बढ़ानी हो तो दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा का उसे त्याग करना ही करना पड़ेगा। इसका मतलब जैसे उसने क्या किया, x में 1 यूनिट की वृद्धि कर दी, यानी 1 इकाई बढ़ा दी, तो दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। इसका मतलब दूसरी वस्तु की मात्रा 20 नहीं रह सकती, 20 से आपको कुछ कम करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने मान लिया इसकी 1 यूनिट के लिए इसने 5 यूनिट का सेक्रीफाइस कर दिया, और इसकी कितनी यूनिट खरीद सकता है, 2, क्योंकि उसके पास उतने ही पैसे हैं। और अगर उसे वस्तु की मात्रा बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, दूसरी वस्तु की मात्रा में कुछ कमी करनी पड़ेगी। अब मान लो उसने क्या किया, पहली वस्तु की मात्रा में 1 और यूनिट की वृद्धि कर दी, तो दूसरी वस्तु की मात्रा में फिर से कुछ कमी कर दी, फिर से वृद्धि कर दी, पहली वस्तु की मात्रा में दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी कर दी, फिर से वृद्धि कर दी, और फिर से इसमें क्या करनी पड़ेगी अपने को, कमी, फिर से इसमें 1 की वृद्धि कर दी, और इसमें क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। लेकिन उपभोक्ता को जब इस प्रकार से अलग अलग मात्राओं से पहली और दूसरी वस्तु की मात्राओं के विभिन्न संयोग प्राप्त हुए अपने को, जैसे देखो 1 और 20 का संयोग खरीद सकता है, या वो क्या खरीद सकता है, 2 और 15, 3 और 11 मात्रा खरीद सकता है, 4 और 8 खरीद सकता है, 5 और 6 खरीद सकता है, और 6 और 5 खरीद सकता है। क्यों परिवर्तन हुआ, क्योंकि एक में वृद्धि करेगा तो दूसरे में कुछ ना कुछ उपभोक्ता को कमी करनी पड़ेगी। लेकिन इनसे मिलने वाली जो टोटल यूटिलिटी है, टोटल सेटिस्फेक्शन है, वो कितनी रहेगी, 10 यूटिल्स। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, क्योंकि उसने क्या किया, उपभोक्ता ने क्या किया, एक वस्तु की मात्रा बढ़ाई है और दूसरी वस्तु की मात्रा का उसके लिए कुछ त्याग किया है।
तो इसका मतलब एक वस्तु की मात्रा से उसकी संतुष्टि में वृद्धि हुई है, तो दूसरी वस्तु से मिलने वाली जो संतुष्टि है, टोटल यूटिलिटी है, वो कम हो गई। इसका मतलब दोनों से मिलाकर जितनी संतुष्टि मिल रही थी वो तो अब भी वही है जो पहले मिल रही थी। इसका मतलब कुल उपयोगिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, केवल वस्तुओं की मात्रा बदली है। इसका मतलब कुल उपयोगिता है उपभोक्ता के लिए क्या है, वो उदासीन है। इसका मतलब उपभोक्ता इन सभी कॉम्बिनेशंस के मध्य क्या है, तटस्थ है, उदासीन है। उस परिवर्तन का उपभोक्ता की संतुष्टि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। कौन से परिवर्तन का? दोनों वस्तुओं की मात्रा में परिवर्तन का उपभोक्ता की कुल संतुष्टि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। यानी स्थिति क्या है, उदासीन स्थिति है। उपभोक्ता इनकी स्थितियों के बीच में तटस्थ है। कोई भी एक कॉम्बिनेशन खरीद ले, ये वाला खरीदेगा, ये वाला खरीदेगा, ये वाला खरीदेगा, यही वाला खरीदेगा, सबसे उसे क्या प्राप्त हो रही है, समान संतुष्टि। और ये देखो एक्स और वाई दोनों के अलग अलग कॉम्बिनेशन है, जैसे 1 और 20 का, 2 और 15 का, 3 और 11 का। ये जो अपने को अलग अलग कॉम्बिनेशन प्राप्त हुए हैं उसको क्या बोलते हैं, इन कॉम्बिनेशंस को, इनको बोलते हैं इंडिफरेंस सेट्स। क्या बोलते हैं इनको? इंडिफरेंस सेट्स। और जब इन कॉम्बिनेशंस को अपने ग्राफ में शो करेंगे तो जो कर्व हमें प्राप्त होगा उस कर्व को क्या नाम देंगे अपने, इंडिफरेंस कर्व। मीन्स ये अपने पास जो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है इंडिफरेंस सेट्स बोल सकते हैं, जिनको इन इंडिफरेंस सेट्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, इंडिफरेंस कर्व। तो सबसे पहला अपना उदासीनता विश्लेषण का टॉपिक क्या था, इंडिफरेंस कर्व, यानी उदासीनता वक्र बोल दो और अनधिमान वक्र बोल दो या तटस्थता वक्र बोल दो, यही था। ये अपने अब इस टेबल के माध्यम से बनाएंगे। आपको एक बात जरूर दिख रही होगी इसमें कि पहली बार इसकी एक इकाई के लिए 5 का सेक्रीफाइस किया है, दूसरी बार 4 का सेक्रीफाइस किया है, तीसरी बार 3 का इस पे भी मैं आऊँगा, पर उससे पहले अपने उदासीनता वक्र बना देते हैं। तो उदासीनता वक्र यानी तटस्थता वक्र या इंडिफरेंस कर्व, तो इसी के बेस पे मैं बना देता हूँ। जैसे देखो आप, पहली बार कंडीशन क्या थी, पहली वस्तु की मात्रा 1 है और दूसरी वस्तु की मात्रा कितनी है, वही यहाँ पर ले लो वस्तु दूसरी की मात्रा और यहाँ पर ले लो पहली वस्तु की मात्रा। पहला कॉम्बिनेशन जैसे मैं एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पर 20 है और यहाँ पर क्या है, 1 है, तो पहला जो अपना कॉम्बिनेशन बना वो इस टाइप से बन गया, 20 और 1 का, ये अपना एक कॉम्बिनेशन बन गया। यहाँ पर दूसरी वस्तु की मात्रा 20 है और पहली वस्तु की मात्रा कितनी है, 1 है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20, यहाँ पे लिख देता हूँ 1। अब देखो आप दूसरी बार क्या हुआ, उसने क्या किया, पहली वस्तु की मात्रा में यानी एक्स एक्सिस पे जो वस्तु ली है उसकी मात्रा में अपने को 1 इकाई की बढ़ोतरी करनी है। इसको 1 से कहाँ तक लेकर जाना है, इसको 2 तक लेकर जाना है, लेकिन इसमें कमी कितनी कर रहा है, 5 यूनिट्स की कमी कर रहा है। पहले ये मात्रा कितनी थी, 20, और अब कितनी कर रहा है उपभोक्ता, 15। तो इसका मतलब इसकी तो 1 इकाई बढ़ा रहा है और इसमें त्याग कितना कर रहा है, वो 5 का त्याग कर रहा है। वो भी बताऊंगा ऐसे त्याग क्यों होता है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। पर उससे पहले देखिए आप, जैसे मैंने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पर कितना है, 15 और यहाँ पर हो गया 2। तो देखो अब जब उसने क्या किया, पहली वस्तु की मात्रा में 1 इकाई की वृद्धि की है तो दूसरी वस्तु की मात्रा 5 इकाइयों से कम हो गई। हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं। अगली बार देखिए 3 और 11 का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर 3 मान लेता हूँ मैं, यहाँ पर मान लेता हूँ जैसे कि 11। अपना एक कॉम्बिनेशन ये हो गया 3 और 11 का, ये कितना था 2 और 15 का, ये है 3 और 11 का। चौथी बार देखिए 4 और 8 का कॉम्बिनेशन, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि 8 है और यहाँ पर क्या है 4 है, ये हो गया अपना 4 और 8 का कॉम्बिनेशन। फिर है 5 और 6 का कॉम्बिनेशन, मैं ये मान लेता हूँ कि यहाँ पर कितना हो गया 6 और यहाँ पर कितना हो गया 5। फिर है 5 और ये 6 और 5 का कॉम्बिनेशन, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर कितना है 5 है और यहाँ पर कितना है 6 है। एक बात ध्यान में रखनी है कि हर बार जो त्याग किया जा रहा है उपभोक्ता के द्वारा उसमें हर बार कमी हो रही है, जिसका कारण भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। पर उससे पहले अपने इस टेबल को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये हो गई यहाँ पर 5 क्वांटिटी। अब आप देखोगे इन सब को मिलाते हुए मैं एक कर्व बनाऊंगा और उसी कर्व का नाम क्या होगा, अनधिमान वक्र या उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र। इस टाइप से ये क्या हो गया अपना अनधिमान वक्र, इंडिफरेंस कर्व। ये क्या हो गया अपना इंडिफरेंस कर्व।
इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, ये कर्व इस पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन शो हो रहे हैं, 1 20 का, 2 15 का, 3 11 का, 4 8 का, 5 6 का और 6 5 का, बहुत सारे कॉम्बिनेशन। लेकिन इन सभी कॉम्बिनेशन से उपभोक्ता को क्या प्राप्त हो रही है, समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है। और जब विभिन्न प्रकार के ऐसे कॉम्बिनेशन दर्शाने वाला वक्र जिनसे कि उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो, उसको क्या बोलेंगे, अनधिमान वक्र या उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र। अर्थात एक ऐसा वक्र जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिनका उपभोग करने पर उपभोक्ता की कुल संतुष्टि में कोई परिवर्तन नहीं आता, वो वक्र क्या कहलाता है, उदासीनता वक्र। या ऐसे भी बोल सकते हो इनडिफरेंट सेट्स को शो करने वाला वक्र उदासीनता या तटस्थता या इंडिफरेंस कर्व कहलाता है। मीन्स a curve which shows different possible combinations of two goods which offer the consumer the same level of satisfaction, means there is no change in total utility or total satisfaction. A consumer is consuming 1 and 20 quantity, means we have a combination of 1 and 20. Next time he is adding one quantity in commodity first, then he has to sacrifice 5 units of a commodity, but total satisfaction is, total utility is no change. तो इसका मतलब क्या हुआ कि उपभोक्ता जब दो वस्तुओं में से किसी एक वस्तु की मात्रा में बढ़ोतरी करेगा तो दूसरी में कमी तो करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा करने से उसकी कुल उपयोगिता, कुल संतुष्टि है वो अपरिवर्तित रहती है। तो ऐसे सेट्स जो बनेंगे, उन सेट्स को अपने ग्राफ में जिस वक्र से दर्शाते हैं वो वक्र क्या कहलाता है, अनधिमान या उदासीनता या तटस्थता वक्र। मीन्स दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाने वाला वक्र जिनका उपभोग करने से उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, वो क्या कहलाता है, उदासीनता वक्र। अब आप देखोगे कि मैंने पहली बार क्या किया था, x में 1 की बढ़ोतरी के लिए y में 5 का त्याग किया था। देख लो आप, पहले 1 थी इसकी क्वांटिटी, इसकी 20 थी, त्याग कितना किया गया है, पहली बार क्वांटिटी में चेंज करने के लिए त्याग कितना किया गया है वो देख सकते हो आप। देखो पहली बार त्याग किया है 5 का, दूसरी बार 4 का, तीसरी बार 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का, इस टाइप से त्याग करता जा रहा है। त्याग तो उसे करना ही करना पड़ेगा, ये बात तो पहले ही तय हो चुकी थी। बजट लाइन में ही अपने ने देख लिया था कि उपभोक्ता के पास उतना ही पैसा है, तो जब किसी एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि करेगा तो त्याग तो करना पड़ेगा दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा का। लेकिन मैंने ऐसे ही क्यों लिखा, मैंने पहली बार त्याग 5 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 1 लिखा। ऐसा क्यों नहीं लिखा कि 5 के बाद में यहाँ पर 6 का त्याग कर दिया, यहाँ पर 7 का त्याग कर दिया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसका कारण देखेंगे अपने। उससे पहले आपको एक बात समझ लेनी है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मीन्स प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है, वो कैसे पता करेंगे कि जब उपभोक्ता किसी एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के लिए, जैसे इसकी 1 इकाई थी, इसकी एक अतिरिक्त इकाई होते ही ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसकी एक अतिरिक्त इकाई के लिए दूसरी वस्तु की जितनी मात्रा का त्याग करेगा वो क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मीन्स sacrifice made for an additional unit of a commodity is known as marginal rate of a substitution। प्रतिस्थापन की सीमांत दर, ये आ गई प्रतिस्थापन की सीमांत दर अपने पास की। पहली बार इसकी 1 इकाई के लिए कितना त्याग किया जा रहा है, 5 का, दूसरी बार इसकी 1 इकाई बढ़ाई जा रही है, लेकिन इसमें कमी कितनी हो गई, 4 की। मीन्स इसकी 1 इकाई बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा का त्याग किया जा रहा है, वो त्याग क्या कहलाता है, MRS कहलाता है। इसका मतलब आप इसे कैसे निकाल सकते हो, ऐसे भी del y अपॉन del x, मीन्स y में चेंज अपॉन x में चेंज। तो अपने पास क्या आएगा, यही आएगा, आप निकाल के देख सकते हो। पहली बार देखो y में चेंज कितना है, यहाँ पर 5 का, अपॉन x में चेंज कितने का है, 1 का। चेंज 1 का है, टोटल क्वांटिटी 2 हुई है, बट अपने को चेंज देखना है, बिकॉज मैंने फॉर्मूले में देखो क्या लिखा है, del y मीन्स y में चेंज, del x मीन्स x में चेंज। चेंज कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है, यहाँ भी 1 का हो रहा है, 3 से 4 हुई, 4 से 5 हुई, हर बार इसमें x में कितने कितने का चेंज हो रहा है, हर बार 1 का हो रहा है, और y में अलग अलग चेंजेस है। तो अपने ने क्या किया, del y मीन्स y में चेंज ऊपर रख दिया, अपॉन क्या कर दिया, del x रख दिया। तो अपने पास जो आएगी वो रेट आएगी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की। ये रेट हर बार डिमिनिशिंग है, डिक्लाइन हो रही है, क्यों होता है ऐसा, वो रीजन देखना है अपने को, ऐसा हुआ क्यों, ये रेट बढ़ी क्यों नहीं, उसका कारण भी तो होगा ना कोई ना कोई। तो देखो जब उपभोक्ता y का त्याग करेगा, y की मात्रा पहले 20 थी, x की 1 थी, इसका त्याग कर दिया, उसके बाद में उसके पास 15 मात्रा बची और इसकी 2 हो गई।
तो अब जैसे जैसे उपभोक्ता एक वस्तु की कुछ मात्रा बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग करता है, तो जैसे जैसे वो त्याग करेगा एक वस्तु की मात्रा बढ़ाने के लिए, उसके मन में त्याग करने की इच्छा है, वो इच्छा भी कम होती जाएगी। कि पहली बार उसने क्या किया, इसकी एक मात्रा के लिए 5 यूनिट का त्याग कर दिया, अब वो त्याग कब करेगा, अब 1 यूनिट के लिए 5 का त्याग नहीं करेगा, मीन्स x की 1 बढ़ाने के लिए y की 5 छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा वो। अब वो क्या करेगा, x की 1 तब बढ़ाएगा जब उसे y में कुछ कम त्याग करना पड़े, मतलब कुछ बेनिफिट हो, क्योंकि उसके पास y की मात्रा भी तो कम हो रही है, उसे y की भी तो कुछ मात्रा रखनी है। तो ये सोचेगा इस बार मेरे को y का कम त्याग करके अगर एक x की एक अतिरिक्त इकाई मिल जाती है तब तो मैं त्याग करूंगा, वरना नहीं करूंगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, y में केवल 4 की कमी की है, इस बार उसकी y की 4 यूनिट के बदले x की 1 यूनिट मिल गई। फिर वापस फिर से यही सोचेगा कि इस बार 4 का भी त्याग नहीं करूंगा, इस बार y का और कम त्याग करके अगर x की यूनिट बढ़ पाए तो त्याग करेगा, वरना नहीं करेगा। तो इस बार मैंने क्या किया, केवल 3 का त्याग किया है, और नेक्स्ट टाइम मैंने केवल 2 का त्याग करके दिखाया, और नेक्स्ट टाइम केवल 1 का। इस टाइप से उपभोक्ता जैसे जैसे उसके पास वस्तु की मात्रा कम होती जाएगी, उस वस्तु के त्याग करने की इच्छा भी कम होती जाती है, इसलिए वो एक इकाई की बढ़ोतरी के लिए, एक वस्तु की 1 इकाई की बढ़ोतरी के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा का हर बार त्याग भी कम करना चाहेगा। इसलिए अपनी जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है, यानी त्याग की दर, वो हर बार क्या होती जाती है, घटती जाती है, डिमिनिशिंग होती है, डिक्लाइन होती जाती है। ये था इसका रीजन, क्या था कि उपभोक्ता एक वस्तु की जब मात्रा बढ़ाता है तो दूसरी वस्तु की मात्रा का त्याग करना पड़ता है, और हर बार जैसे जैसे वो त्याग करता जाता है वैसे वैसे उसके मन में त्याग करने की जो इच्छा होती है वो इच्छा भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ये था अपना कि एमआरएस डिक्लाइन क्यों होती है, उसका रीजन। तो ये था अपना इंडिफरेंस कर्व। अब इसी इंडिफरेंस कर्व के बाद में अपना जो दूसरा पॉइंट आएगा, इसके फीचर भी देखेंगे, इंडिफरेंस कर्व के फीचर भी देखने हैं, लेकिन उससे पहले अपने एक दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं, वो थोड़ी बाद की बात है, इसलिए इंडिफरेंस कर्व के फीचर से पहले मैं आपको एक चीज़ के बारे में और बता देना चाहता हूँ, ताकि इसके फीचर है वो समझने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी रहे। तो दूसरा पॉइंट अनधिमान विश्लेषण का क्या लेते हैं, दूसरा पॉइंट लेता हूँ मैं अनधिमान मानचित्र या तटस्थता मानचित्र या उदासीनता मानचित्र। अब देखोगे आप कि तटस्थता मानचित्र क्या होता है, तटस्थता मानचित्र क्या होता है। जैसे मैंने आपको इससे जस्ट पहले बताया था कि अपने आईसी यानी इंडिफरेंस कर्व है वो कैसे बनाते हैं, इस टाइप से बनाते हैं। इस टाइप से मैंने क्या किया था, एक इंडिफरेंस कर्व बनाया था लास्ट वाले डायग्राम में। तो इसमें भी बना देता हूँ, एक्स एक्सिस पे अपने ने क्या लिया था, पहली वस्तु की मात्रा, और वाई एक्सिस पे अपने ने क्या लिया था, दूसरी वस्तु की मात्रा। अब देखिए आप कि मैंने एक इंडिफरेंस कर्व बनाया था लास्ट वाले, क्या किया था मैंने कि एक आईसी बनाया था। अगर मैं यहाँ पर जैसे कि एक और आईसी बना देता हूँ, सेकंड वाला, ये हो गया आईसी अपना सेकंड, और ये वाला फर्स्ट था, एक और बना देता हूँ, ये हो गया अपना आईसी थर्ड। मैंने बहुत सारे आईसी इस टाइप से बना दिए, जैसे एक से ज़्यादा आईसी बना दिए, इंडिफरेंस कर्व बना दिए। तो ये अपने सामने एक मैप है, इस मैप में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस मैप में आपको क्या दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे आईसीज है, इस पे कई सारे आईसीज है, एक से ज़्यादा आईसीज है। तो एक ऐसा मैप जो बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को शो करता हो, उदासीनता वक्रों को शो करता हो, उसे आप क्या बोलोगे, उदासीनता मानचित्र। क्या बोलोगे आप, इंडिफरेंस मैप। तो इसका मतलब समझ गए होंगे, एक ऐसा मैप या मानचित्र जो बहुत सारे उदासीनता वक्रों को दर्शाता है, वो क्या कहलाता है, उदासीनता मानचित्र। अब देखिए आप, उदासीनता मानचित्र में आपको एक बात और बता देता हूं मैं, कौन सी बात, कि इसमें अपने पास जैसे 3 आईसी है, 3 इंडिफरेंस कर्व है, 3 आईसी है, इसमें ये वाला आईसी है, ये उपभोक्ता को सबसे ज्यादा संतुष्टि देगा, ये वाला आईसी ऊपर वाले से कुछ कम देगा, और ये वाला आईसी इससे कम देगा। इसका मतलब देखिए आप कि आईसी थर्ड है, उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो किससे ज़्यादा होगी, सेकंड आईसी से, और सेकंड आईसी से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन होगी वो किससे ज़्यादा होगी, आईसी फर्स्ट से। इसका मतलब ऐसा हुआ क्यों
कारण जान लेते हैं कि थर्ड पे ज़्यादा मिलती है, ऊपर है, ऊपर वाले से ज़्यादा संतुष्टि मिल रही है, फिर सेकंड से उससे कम मिल रही है, फर्स्ट से उससे भी कम मिल रही है। कारण क्या है इसका? आप देखोगे कि पहले वाले आईसी पे दोनों वस्तुओं की जो मात्रा देखोगे आप, इसमें देखो जैसे कि यहाँ पर इसकी मात्रा कितनी हो गई, ये मात्रा हो गई पहली और दूसरी वस्तु की, ये मात्रा हो गई पहली और दूसरी वस्तु की। सेकंड आईसी पे देखिए आप, पहली वस्तु की मात्रा और दूसरी वस्तु की मात्रा। और थर्ड आईसी देखिए आप, पहली वस्तु की मात्रा और दूसरी वस्तु की मात्रा। तो अब आप देखोगे कि बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा होगा आपको। क्या डिफरेंस दिख रहा है दोनों वस्तुओं की मात्राओं का? पहली वस्तु की मात्रा है वो देखिए आप, इसमें देखिए क्यू क्यू मात्रा है पहली और दूसरी वस्तु की मात्रा। इसमें देखिए आप Q1 मात्रा है, इसमें Q2 मात्रा है, लेकिन जो Q मात्रा है वो Q1 से कम है, Q1 मात्रा है वो Q2 से कम है। इसका मतलब पहले वाले आईसी पे उपभोक्ता को वस्तु की सबसे कम मात्रा प्राप्त हो रही है, दूसरे वाले आईसी पे उससे ज़्यादा प्राप्त हो रही है, और तीसरे वाले आईसी से उससे भी ज़्यादा मात्रा है वो उपभोक्ता को प्राप्त हो रही है। और ऐसा माना जाता है कि उपभोक्ता के जो अधिमान होते हैं, जो प्राथमिकताएं होती है, वो एकदिष्ट होती है। एकदिष्ट होने का मतलब क्या होता है? एकदिष्ट होने का मतलब ये होता है कि उपभोक्ता को ज़्यादा मात्रा, ज़्यादा संतुष्टि प्रदान करती है। इसमें आप देख सकते हो तीसरे आईसी पे सबसे ज़्यादा मात्रा प्राप्त हो रही है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा संतुष्टि भी कौन सा वक्र प्रदान करेगा? तीसरा आईसी प्रदान करेगा। तो यही तो अनधिमान वक्र और अनधिमान मानचित्र के माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहता था कि जो ऊपर वाला अनधिमान वक्र होगा वो सबसे ज़्यादा संतुष्टि है वो प्रदान करेगा। क्यों? क्योंकि उस पर सबसे ज़्यादा मात्रा उपभोक्ता को प्राप्त होती है और उपभोक्ता के अधिमान एकदिष्ट है वो होते हैं। कहने का मतलब ज़्यादा मात्रा ज़्यादा संतुष्टि प्रदान करेगी। इसका मतलब है कोई भी अनधिमान मानचित्र में जो सबसे ऊपर का आईसी होगा, जहाँ तक संभव उपभोक्ता उसी पर उपभोग करना चाहेगा, उसी पर विभिन्न सारे सहयोग खरीदना चाहेगा ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिल सके। ये था अपना उदासीनता मानचित्र। और स्टूडेंट्स हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, और जो भी कोई प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिख के बताएं। धन्यवाद।